आज हम लोग हेलो आज हम लोग 25 क्वेश्चन बैक टू बैक मैथ का देखने वाले हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो 25 क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, जो बेसिकली एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको देखेंगे ताकि ईडीओ के एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए, ये आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओ गॉड क्वेश्चन है कि तीन संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। पहला अन्य दो संख्याओं के योग का एक तिहाई है। तो पहली संख्या क्या है? देखिए क्या है, तीन संख्या ए बी सी मान लिए। ठीक है, इतना सब पतला कर दें। ठीक है, ए बी सी मान लिए तीन संख्या है। ठीक है, तीनों का औसत दिया हुआ है 40, मतलब तीन से यदि गुना कर दें तो तीनों का सम निकल जाएगा जो कि 120 है। ठीक है, अब कह रहा है पहला अन्य दो संख्याओं के योग का एक तिहाई है, मतलब ये जो है ये दोनों के योग का 1/3 है। यदि तीन सबको जोड़ दिया जाए, ये पूरा ऊपर नीचे सबको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, और इतना बराबर क्या आ गया, 4। 4 बराबर कितना है, 120। एक सेकेंड, तो एक बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 30, है ना। पूछ क्या रहा है, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ एक है, तो एक बराबर 30, यही पहली संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक 1 बराबर 30 आ गया, यही 30 आंसर हो गया, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, एक छात्र है, एक स्टूडेंट है। इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, पाउज करके देख लीजिएगा जो भी है जिनका। एक छात्र को पास करने के लिए 40% हासिल करना है। ठीक है, और क्या है, और 67 मार्क्स लाता है और 13 नंबर से फेल हो गया। मतलब क्या, 40% कितना के बराबर होगा, 67 प्लस 13, 80 के बराबर, है ना। और ये 80 कितना है, 40% 80 है, तो अधिकतम प्राप्तांक कितना है, तो 100% लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 से गुना, 100 आ जाएगा। इसमें भी 2.5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। ये 200 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये -1/2 है, 2 है, और यहाँ है x-5, और यहाँ है +3 बराबर -5/2 दे रखा है। अब देखिए क्या होगा, इसी को सोल्व करना। अभी देखिए जो प्लस है इधर ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3 हो गया, है ना। अभी -3 हो गया तो इसको यदि माइनस कॉमन लेके 5/2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 और 3 जोड़िएगा, 3 दूनी का 6, 5 11/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ है -1/2 x-5। अब एक बात बताइए, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट गया, इधर भी नीचे 2 इधर भी नीचे 2, कट गया। x-5 बराबर यदि 11 है, x बराबर कितना हो जाएगा, 16। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन ये रहा। चलिए बनाते हैं, इंग्लिश में ही बना दे। क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर है, अपना सामान बेचता है, और सामान कैसे बेचता है, 4400 में। जो 5000 मार्क्स था, डिस्काउंट कितना देता है, कितना रुपया डिस्काउंट दिया, 600 रुपया। कहाँ से, 5000 से। अभी इधर यदि 100 करते हैं बच्चे की तरह, इधर डबल जीरो कर देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है, 50 से इसको काटते हैं तो 12 आ जाता है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये मल्टीपल करना है। अब देखिए 7 में 3 से डिवा गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। अभी बेसिकली है क्या, देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 9997 है, माने 10,000 में से 3 कम है, और ये 10,000 में 3 ज़्यादा है। एक्चुअली ये जो ऐसा है वो a-b
इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है। यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो 10,000 इतना बराबर जानते हैं ना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी 10,000 के पावर हो जाएगा कितना, स्क्वायर, हम इसे 9 को घटा देंगे। अभी कितना है एक्चुअली, 10,000 का मतलब 10 के पावर 4 होता है। 10 के पावर 4 में 9 घटाएंगे, ये स्क्वायर है तो 10 के पावर 8 हो जाएगा, है ना। 10 के पावर 8 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, पहले तो 91 वाला ही बचेगा, है ना। और 10 के पावर, अब एक बात समझिए, 100 में से यदि 9 घटाया जाए 91 बचता है, 1000 में से यदि 9 घटाया जाए 991 बचता है। समझ रहे हैं, ये 8, ये कितना, 10 के पावर 8 का मतलब कितने डिजिट का होगा ये, 100 का मतलब कितने डिजिट का होता है, 10 के पावर 2। तो 10 के पावर 8, 100 है 3 डिजिट का, तो 10 के पावर 2 लिखते हैं। 10 के पावर 8 है तो ये 9 डिजिट का होगा। 10 पर 9, 1 पर 9 जीरो, है ना। और उसमें से 9 घटाएंगे तो 8 डिजिट का संख्या बचेगा। 8 डिजिट का कौन है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, तो 7 1 8, यही 8 डिजिट का है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है 6ठा नंबर, इसको पढ़िए और इसका इंग्लिश वर्जन ये है, इसको भी पढ़ते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। क्या है कि 13 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद माइनस था और अंतिम। जानते हैं ना कि A13 बराबर क्या होता है, A प्लस TN, n/2 इंटू ए प्लस TN, यही तो होता है ना। तो देखिए सम, सबका सम कितना हो जाएगा, n टोटल 13 पद है, 13/2, पहला पद -10 और अंतिम पद 26, यही तो आएगा। 13/2 का मतलब 13/2, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये से एक कट जाएगा, 13 8, 104 आता है, 104 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए हिंदी में ही रहा, इंग्लिश में ये है। क्या कहता है जो देखते हैं, एक आदमी है वो 36 दिन में काम कर सकता है, ठीक ना, हिंदी में भी देख लेते हैं। ए 36 दिन में काम कर सकता है और बी कितना दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में उस काम को कर सकता है। यदि वे साथ में काम करते हैं तो कितना दिन में करेंगे बताइए। ए 36, बी 12, एलसीएम तो 36, टोटल काम ये 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, टोटल 4 यूनिट के हिसाब से 36 को कितने दिन में किया जा सकता है, 9 दिनों में। फिर 9 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको तब तक पढ़िए, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन ये है, समझ गया। ये देखिए, ये एक पॉइंट है जो इस लाइन पर है, तो बोलता है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए ये लाइन है, e -4 है और ये भी -1 है, ठीक है, और ये कितना है, 1 है और 4 है, और इस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, और ये है कितना, x एंड 0। बोल रहा है इसको मान लिए m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जानते हैं ना, ये 0 बराबर, x तो अनआइडेंटिफाइड है, हमें 0 बराबर लेके चलते हैं। क्या होता है, m में ये फार्मूला होता है ना, y बराबर m y1 प्लस n y2। m y1 मतलब 4m हो जाएगा, अब माइनस n -1 तो -n, और बटा m प्लस n, ऐसे ही तो होता है। इसका बराबर 0 है, इधर जाएगा गुना होगा, 0 ही हो जाएगा, तो 4m बराबर n आ जाएगा। तो m बटा n कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, sin थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा इतना है तो वैल्यू ऑफ sin थीटा कितना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये हमने बताया भी है कि देखिए ये सब कुछ होता नहीं है, ये ट्रायंगल बना लेने का, इसमें यदि थीटा है
ये 4 है और ये 3 है, तो ऑफकोर्स ये 5 हो जाएगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5 का मतलब कितना होता है, 0.8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी की बात चल रही है कि कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर खर्च से कितना अधिक है। ब्याज पर कितना खर्च कर रहा है, ब्याज पर 10% खर्चा करता है, और किराया पर कितना करता है, किराया पर 5% करता है। अब 5 से 10 कितना अधिक है, 100% अधिक है। परसेंटेज में पूछ रहा है ना कि 5 से 10 कितना अधिक हो गया, तो 100% अधिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर कि यदि कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ हो तो परिवहन और बिजली पर कुल खर्च कितना है। देखिए परिवहन कहाँ गया, ई रहा, इस पर 15% खर्च है, और बिजली पर कहाँ गया, ई रहा, इस पर टोटल 25% खर्च है। 15-25 कितना होता है, 40%। अब बताइए 100 का वैल्यू है 50 करोड़, 1 का वैल्यू हो जाएगा आधा करोड़, 40 का वैल्यू हो जाएगा 20 करोड़, फिर 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो शहरों के बीच उड़ान इतना के अनुपात में किराया बढ़ गया है। हिंदी में ही है, इंग्लिश में देख लीजिए। पढ़ लिए तो इसको बनाते हैं। देखिए क्या हुआ कि पटना से दिल्ली, मान लीजिए 2 शहर की चर्चा चल रही है ना, पटना से दिल्ली आने में किराया 9 से 11 हो गया, ठीक ना। तो किराए में वृद्धि क्या है, यदि मूल किराया 18,000 है, अब 9 का वैल्यू 18,000 है, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किराए में वृद्धि क्या है, सॉरी किराए में वृद्धि क्या है। यदि 9 का वैल्यू 18,000 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो 2 का वैल्यू 4,000। पूछता कि किराया बढ़ के कितना हुआ, तब 22,000 होता। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च का एरिया कौन सा है, ये कच्चा माल वाला। कच्चा माल वाला लोग बोलते हैं कि सीजीएल का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। यही है सीजीएल का क्वेश्चन, ये 2017 के आस्क्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, तो हड़बड़ाने का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। एक लाइन है, वाई अक्ष को किस पॉइंट पे काटती है। देखिए कोई क्वेश्चन है क्या, इंग्लिश में इसका ये है। देखिए ये कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि एक जो लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ पे काटती है। कहीं पे तो ये ऐसे जाती होगी, ठीक ना। अब देखिए 2x माइनस 3y बराबर 6 है। हम सोचें वाई एक्सिस पर जहाँ पे भी काटेगी वहाँ क्या होगा, एक्स कितना होगा, 0 होगा, जो भी होगा वाई होगा। तो एक्स को 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2। एक्स को 0 पुट करिएगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेगा -2, तो कहाँ पुट करेगा, 0 और -2 पे, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल है, एरिया दे रखा है, पी क्यू 4 है, तो ये भी कितना होगा। ये कोई क्वेश्चन है, ये 6 और 3 का 2 और 1 का रेशियो है, यदि ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। बाकी इंग्लिश में बता देता हूँ आपको, बेसिक इंग्लिश ही रहा इसका। देखिए क्या है, क्या कर रहा है, दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर है का, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया है वो 36 और 9 के अनुपात में दे रखा है। तो ये जानते हैं ना कि ए बी सी और पी क्यू आर का जो एरिया होगा ना, उसके जो साइड्स हैं, कौन सा साइड, एड एडजेसेंट साइड नहीं कह सकते, कोरस्पोंडेंस साइड। मतलब यदि ए बी है, ये यहाँ पी क्यू है, तो ए बी बटा जो पी क्यू होगा ना उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर 36/9 है, तो ए बी बटा पी क्यू कितना हो जाना चाहिए, हम कहेंगे ये 9 जगह 36, 4/1 का अंडर रूट हो जाएगा,
ए बी बटा पी क्यू कितना हो जाएगा, 2/1, है ना। अब ये बताइए, ए बी 2 है, पी क्यू 1 है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, ए बी कितना होगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन ये है, हिंदी वर्जन ये रहा। क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कह रहा है करते जाएंगे। एल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एम पर राइट एंगल है, ठीक है। एन 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो tan एल कितना होगा। अब देखिए, ये यदि 60 है, ये 90 है, तो एक ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो tan 30 कितना होता है, कल ही बताए हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, 1/√3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले बना चुका हूँ या कुछ, मैं खुद ही पहली बार पढ़ रहा हूँ। चलिए, हिंदी वर्जन ये रहा। क्या कहता है, एक आदमी है, 500 किलो कपास 9,000 रुपये में खरीदता है, अच्छा, और बारिश के कारण इसमें से 10% खराब हो गया, 10% लाभ कमाने के लिए शेष को किस दर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 500 खरीदा, ये ना कह रहा है कि 500 खरीदा है, इसको 10% खराब हो गया, 500 का 10% कितना होता है बताइए। 500 का 10% 50 होता है, 50 किलो खराब हो गए, बचा इसको कितना, 450 किलो बचा। अभी आदमी को देखिए 10% लाभ भी कमाना है, अभी अभी खरीदा है कितना में, 9,000 में, 9,000 से इसको 10% लाभ कमाने के लिए, 9,000 का 10% कितना होता है, सब निकालने की चीज़ है, बताइए 900 होता है। तो इसको बेचना है, इसको 9900 में, 900 ही है, 9,000 ही 9900 में बेचना है। बताइए कितना रेट ऑफ पर बेचेगा ये, 1 किलो कितना में बेचेगा, 9900 बटा 450, जीरो से जीरो कट गया, 9 से 110, 9 से 5, 22 रुपये में बेचेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 22 रुपये में बेच देगा, हम मार के नेक्स्ट पढ़ते हैं और इसको गायब करते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, इसका इंग्लिश वर्जन ये है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए, एक नंबर है 3/4, इतना इज 3/4 से बड़ा है 58 टाइम्स, तो इसका क्या है, अच्छा देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, जैसे जैसे कह रहा है, एक नंबर की बात कर रहा है कि कोई एक नंबर है, नंबर हमें पता नहीं, नंबर हमने मान लिया x है, ठीक है। कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमानुपाती जो कि 1/x है के 58 गुना, 58 से गुना कर देते हैं, से 3/4 अधिक है, इसमें 3/4 जोड़ना पड़ेगा तभी बराबर होगा। बताइए, इतना इंसल्टिंग बात है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 अधिक है, तो निकाल दिए। यही इसी को सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन कैसे होगा, x में से 58/x घटेगा तो 3/4 आना चाहिए। इस चीज को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, जो देखते हैं। x को लेके -x 8 को ले क्या, 3/4 यानी कि, ठीक, यहाँ पे 12 को लेते हैं, 12 - 58/12 कितना हो जाएगा, 29 और बटा 6, 3/4 आता है, 12 6 72 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा। अरे 3/4 का मतलब 0.75 होता है, ये 6 × 24, 5 के आसपास घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस 7 नहीं, 12 तो आएगा नहीं, 8 लेके देखते हैं, तो हटाओ, इस पे ऑप्शन से बनाना है पर ही बेस्ट होगा। 8 लेके देखते हैं, तो 8 में से 58/8 को घटाओगे तो 3/4 आना चाहिए। अब देखो, ये 58/8 का मतलब कितना होता है, 8 × 7 = 56,
दो जीरो का मतलब 8 दूनी का 16 और 4 जीरो का मतलब 7.25। ये 8 में से 7.25 घटेगा तो कितना बचेगा? 0.75। यही 0.75 के बराबर है, तो यहाँ से 8 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन, 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए ये है क्वेश्चन, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं क्या है। हिंदी में पढ़ लिए, इंग्लिश में पढ़ लिए। स्पेसशिप है, वो 12 इतना के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो बोल रहा है हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रैवल इन 1/3 ऑफ द सेकेंड। बताइए सेकेंड के 10वां भाग में कितना ट्रैवल करेगा। देखिए हम पढ़े हैं कि यदि किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो इसमें सीधे 5/18 से गुना कर दो, ये बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। दूसरा और क्या पढ़े हैं कि यदि मीटर पर सेकेंड है स्पीड दिया हुआ, तो इसमें 18/5 से गुना करोगे तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। ये छोटा लाना था इसलिए 5/18 से, और ये बड़ा लाना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है, तो 18/5 से किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब इसको मीटर पर सेकंड में लाओ, 12/60 में से छोटा से गुना करना है, तो छोटा लाना है, 5/18 से गुना कर दिए, 18 सत्ते 56 होता है 70। ये कितना आ गया? 350। 350 मीटर पर सेकेंड है, तो 1/10 सेकेंड में कितना जाएगा? 10 से गुना 35 चला जाएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ए रहा, और इसका ये है इंग्लिश वर्जन, ये है इसका हिंदी वर्जन। नहीं आया हिंदी वर्जन, कितना है, बस यहाँ वैल्यू पुट करना है और कुछ तो है नहीं। कॉट 45 1 होता है, कॉसेक 60 2/√3 होता है। इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा? √3 + 2/√3। ऐसा कुछ है नहीं है, तो √3 से मल्टीपल कर देते हैं ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा? 3 + 2√3/3, 3 प्लस ये तो था ही, देखिए ये ही था, √3 + 2/√3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये इंग्लिश वर्जन है। क्या कर रहा है जो देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके विकर्ण की लंबाई इतना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस, रोम्बस बोलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या होता है? हाफ मल्टीपल d1 मल्टीपल d2, वेयर d1 d2 क्या है इसका? d1 एंड d2 जो है डायगोनल है, ठीक ना। तो बताइए रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 12 गुना 14, ये 6 14 छक 84। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन। ये देखिए कितने बार इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि देखो बाबू, ये है अपना क्वाड्रेंट, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड वाला, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सब तो जानते ही हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है, पॉइंट कहाँ है? एक्स इसमें में निगेटिव में है, 0.5 निगेटिव में, तो एक्स ई एक्स निगेटिव वाला ई एक्स, पॉजिटिव वाला ई वाई, पॉजिटिव वाला ई वाई, निगेटिव वाला होता है एक्स, या निगेटिव में मतलब यहाँ पे है, ये कितना है? 0.5 है। और वाई पॉजिटिव में, वाई पॉजिटिव 6 है,
ऐसे कोई लाइन गुजरता है, ये जो लाइन का प्रतिबिंब कहाँ है तेरा थे, कुछ और ही सब बताने लगे, ऐसे कैसे होगा। देखिए ये यहाँ पूछ रहा है प्रतिबिंब की बात। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये वाई पॉजिटिव है, अभी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट का है 0.5 और 6, 0.5 और 6 का मतलब क्या हुआ कि एक्स यहाँ पे लगभग यहाँ माइनस में और वाई प्लस में 6, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसका इमेज एक्स एक्सिस पे कहाँ बनेगा, ये पॉइंट कितना है -0.5 और 6। एक बात बताइए, इसका इमेज जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही इधर बनेगा। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस है, देखिए तो ये 6 का डिस्टेंस है, तो 6 और इधर बनेगा, 6 इधर बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, y इधर रहेगा 6, ये जो 6 पॉजिटिव है माइनस में 6 आ जाएगा, और x तो इतना ही रहेगा क्योंकि इससे जो दूरी है उतना ही रहेगा ना, -0.5 और -6, -0.5 और -6, ये आंसर हो गया। बेसिक बात है, राइट। कोई भी प्लेन मिरर होता है ना, यदि यहाँ पे पॉइंट रखेगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज को फेंकेगा, यदि यहाँ पे पॉइंट रखेगा तो इधर इमेज बनेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, ये इसका हिंदी है, और ये इसका इंग्लिश है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में ही देख लेंगे, ठीक है, हिंदी में ही देखते हैं। क्या है, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि इतना है, तो ब्याज दर क्या है। देखिए होता क्या है, हम बेसिक बात बताते हैं, 100 रुपया होगा, 100 रुपया पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा पहले साल में, फर्स्ट ईयर, ये बन गया y रुपया, फिर y रुपया, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा ना, सपोज करिए 101 रुपया लगा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये y बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस x1। ऐसे ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि कंपाउंडली जुटेगा। सपोज करिए y रुपया पर फिर अगले साल r% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा ना, तो यहाँ ये आया y1 रुपया, और ये हो गया z, तो ये z बराबर कितना हो जाता है, y प्लस y1 रुपया, ठीक ना। ये रूल्स है, ये सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में क्या हो गया होगा, सेम, ये z जो है बदल गया होगा a, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा r%, z1 सपोज करिए आइए आया होगा, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं जेड प्लस z1 रुपया, यही नियम है, समझ गए। अभी देखिए हुआ था, पहला वर्ष कुछ होगा, पी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते 1800 बन गया कुल जोड़ जाड़ के, और फिर 1800 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते 1926 बन गया, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 126 रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना पर, 1800 पर, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, 126 रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1800 पर, कितना हो गया ब्याज दर, 18×7=56, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन सब तो एक ही होगा। क्या कह रहा है, जो देखे ए और बी को घटाया जाए ना, तो एक आएगा। अब मान लीजिए कि दोनों का गुणनफल 6 है, बताइए कितना इजी है कि 3 और 2 है, तो घटाएं तो 1 भी आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो ये क्यों, मतलब 3 का क्यूब में से 2 का क्यूब को घटाइएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, कितना बचेगा, 19, 19 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसको इन सबको लाइव आसानी से बनाते जा रहा हूँ। तो ये सीरियल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ही लोग बोलते हैं टफ है, क्या ही टफ है,
हमें देखिए कच्चे माल और परिवहन पर खर्च का अनुपात क्या है। कच्चा माल पर खर्च कितना है 30% और परिवहन पर खर्च कितना है 15%। 30% और 15% का अनुपात कितना होता है 2 और 1। 2 और 1 आंसर हो गया। तो ये था 25 क्वेश्चन आप लोग के सामने। चलिए अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को हम देख लेंगे। तो रीजनिंग का यदि कोई टफ है तो दे बताते हैं। अब देखिए इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं इंग्लिश से भाग रहे हैं या फिर इंग्लिश से डर रहे हैं। तो ईडीयू में पास तो उनको भी करना ही पड़ेगा इंग्लिश में। ऐसा तो है नहीं कि बिना पासिंग मार्क्स है तो देखते रहेंगे तो हो जाएगा। चलिए साथ में मिलके देखते हैं। क्या है गिव समबडी अ रिंग। गिव समबडी अ रिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी को प्रपोज करना। क्या होता है कॉल करना किसी को, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, फोन करना किसी को। ठीक है नेक्स्ट। ये है फास्टिन। फास्टिन का साइनो खोजना। फास्टिन। तो फास्टिन का साइनो क्या होता है। फास्टिन मतलब हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉटियस, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो उसको फास्टिन कहते हैं। अनप्रिटेंटस प्रिटेंशियस मतलब क्या होता है कि जिसको प्रिटेंड नहीं करना आता है कि हाँ हम बहुत बड़े वो हैं, इस तरह से प्रिटेंड नहीं करना, तो वो अनप्रिटेंटस हो गया। टिमिड मतलब डरपोक हो गया। तो फास्टिन मतलब क्या होता है एरोगेंट। जो कॉटियस मतलब क्या होता है कि तो बहुत ही सभ्य हो, सीधा रहे, शांति से रहे, विनित रहे, उसको कॉटियस कहा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा फास्टिन का एरोगेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट, जो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए, उसको क्या कहेंगे वोलेटाइल मटेरियल है। जैसे कपूर। कपूर क्या है वोलेटाइल है, रखिएगा आप हवा में छोड़ दीजिएगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। स्टीड फास्ट मतलब क्या होता है। स्टीड फास्ट बहुत ही ज़्यादा स्टीड फास्ट है मतलब जिद्दी। इंड्यूरिंग मतलब सहने वाला, इंड्योरेंस कितना है। डिफिनिट मतलब फिक्स। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। ये है कैजुअल। कैजुअल करना मतलब क्या करना, किसी को कोई चीज़ आपको कैजुअल करता है मतलब आकर्षित करता है, इंटाइस करता है। किसी को बहलाना फुसलाना भी कैजुअल मतलब होता है। इंटाइस माने लुभाना, कैजुअल मतलब होता है किसी को बहला फुसला रहे हैं। तो कैजुअल का सिंपल सा मतलब क्या होता है किसी को लुभाना। हाँ इंटाइस माने भी लुभाना ही हो जाता है। डिसेंचेंट। डिसेंचेंट मतलब क्या होता है मतलब अट्रैक्ट नहीं करना। डिस लगा हुआ है तो निगेटिव ही जाएगा। रिपल्स माने होता है किसी से घृणा करना या उतना अट्रैक्ट नहीं करना। bully करना। bully करना जानते हैं किसी को डराना या फिर किसी को मारने पीटने के लिए ऐसे वो करना, वो bully करना होता है। तो इसका आंसर इंटाइस हो जाएगा उन्हें लुभाना। ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है। इतना कोशिश करना जितना हो सके उतना कोशिश करना। अपना ईडीयू निकालने के लिए या बिहार से निकालने के लिए यदि हम पूरी ताकत लगा देते हैं तो उसको कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई ऐसा काम नहीं करना कि नहीं किए, जैसे एनसीईआरटी भी पढ़ लिए, हर काम कर लिए, तो उसको कहते हैं ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए थ्योरी जो होता है ना THEORY, थ्योरी का प्लूरल करेंगे तो वाई जैसे ही हटता है ना ISE लग जाता है। ये जानते हैं ना थ्योरी को जैसे ही वाई प्लूरल करेंगे तो वाई हटाएंगे थ्योरीज हो जाएगा। THEORISE
थ्योरीज कौन है? ए है। ये थ्योरीज हो गया है, थ्योरीज है, पर ये लास्ट में ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ई है, बताइए मिलाना है। अब देखिए हमको भी ये सब बहुत नहीं आता है, फिर भी देखिए। सच आर द स्ट्राटा विच बी, अब बी के बाद कोई वर्ब आएगा तो विच बी विथ तो होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है कि बी के बाद विथ कैसे लगेगा, तो ये तो भाई जेड से तो शुरू ही नहीं होगा। बी स्पीसीज एज, विच बी स्पीसीज, तो बी के बाद स्पीसीज क्या है? नाउन है। बी के बाद स्पीसीज थोड़ी आएगा, बी के बाद वर्ब आना चाहिए, तो विच बी मीट विथ इन द साउथ ऑफ सिसिली फील्ड। अब ये तो समझ में आ गया कि वाई से होगा। फील्ड विथ सेल्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेम स्पीसीज, पढ़ने पे ही लगता है कि हाँ एक फ्लो बन रहा है। एज दोज नाउ लिविंग इन द मेडिटेरियन, तो समझ गए वाई आएगा, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, कौन हो जाएगा? वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, ये वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन है कि विजिलेंस है, विजिलेंस का अपने को बताना है एंटो। विजिलेंस मतलब क्या होता है? विजिलेंस वाला आ गया मैंने सतर्क। विजिलेंस मतलब क्या होता है? सतर्क रहने वाला, सतर्क। एक विजिलेंस का टीम भी होता है, एक सतर्कता भी हो गया विजिलेंस माने केयरफुल रहना। तो इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़े, जिसको कोई फर्क ना पड़े, तो इनडिफरेंस ही इसका उल्टा हो जाएगा। डिलीगेंसी मैंने क्या होता है? कि डिलीगेंट स्टूडेंट है, बहुत मेहनती है, तो मेहनती तो होगा नहीं। विजिलेंस मैंने सतर्क होता है, यहाँ आ गया मेहनती। एक्विटी, एक्विटी मतलब क्या होता है? ACUITY, एक्विट है, बहुत ही ज्यादा तीखा है, बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है, बहुत ही ज्यादा तेज कह सकते हैं। शार्पनेस ही तो होगा नहीं। एक है सरकमस्पेक्शन। सरकमस्पेक्शन मैंने क्या होता है कि सरकम मतलब तो एक तो आसपास का चीज हो गया, सरकमस्पेक्शन मतलब आसपास का चीज देखना या सरकमस्पेक्ट करना, कुछ इसी सेंस में जाता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका समझ में आएगा कि विजिलेंस का क्या मतलब हो गया? इंडिफरेंस, मतलब इंटू हो जाएगा इंडिफरेंस। विजिलेंस मैंने सतर्क, इंडिफरेंस मैंने जिसको कोई फर्क ना पड़े, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द मूवी क्रिटिक रोट अ सार्केस्टिक रिव्यू। देखिए इस चीज में ध्यान देना है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को एक्टिव पैसिव में भी दिक्कत हो रहा है। अभी देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे द मूवी क्रिटिक। ये है वर्ब, ये वर्ब कौन से फॉर्मेट में है? V2 फॉर्मेट में है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि पास्ट इंडिफिनिट है। जब ये हमको समझ में आ गया कि पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे जब क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, मतलब क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है द सार्केस्टिक रिव्यू, वो आगे आएगा। तो ये सार्केस्टिक रिव्यू है। ये पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ पे बाज वेयर लगेगा, तो ये तो यहाँ पे ईज है, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे ईज है होगा ही नहीं, यहाँ पे ईज है होगा ही नहीं, यहीं पे है, इसी को मार के देख के मार देंगे, इतना ही देखना था बस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ क्या है? ट्रेनी पूछता है बॉस से, सेल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर। देखिए यहाँ पूछ रहा है, सेल है, पूछ रहा है, पूछने के सेंस में जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो यहाँ क्या लगता है? इफ लगता है। देखते हैं किस किस में लगा हुआ है, किस में कैसे है। ट्रेनी आस्क हिज बॉस पोलाइटली, पोलाइटली मतलब पोलाइटली पूछ रहा है ना, सर बोल रहा है तो पोलाइटली पूछ रहा है। इफ ही सेल, अब देखिए यहाँ पे यदि V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स इसमें जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में ही जाएगा। तो ये तो सेल है, तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, सेल को शुड में बदला जाता है। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ ही शुड ईमेल द लेटर अगेन सर। इस फिर सर क्यों लगा दिया? जब यहाँ पे पोलाइटली पूछ ही रहा है तो फिर सर लगाने की जरूरत
नहीं है, ठीक ना। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ ही सेल लगा दिया, ये भी गलत। तो एक ही बचा, ये आंसर हो जाएगा। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली, अपना बॉस से प्यार से पूछा कि क्या उसे, ये जो यहाँ पे आई था कि हिज बॉस के अकॉर्डिंग, सॉरी द ट्रेनी के अकॉर्डिंग आई बदल गया ही में, समझ गया ना। फर्स्ट पर्सन चेंज एज पर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है, ही सी नेम इट, चेंज एज पर ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन में यू होता है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, और यहाँ पे हो जाता है यू। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये तो सब जानते होंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज कर जाता है एज पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया फर्स्ट पर्सन का, आई और बी यहाँ पे है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। सेकेंड पर्सन में यू होता है, वो चेंज करता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन ही सी नेम, कोई है राम मोहन सोहन, जो भी नेम है, इट, ये सब नो चेंज। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइए मतलब क्या होता है। कैवेलियर का मतलब हो जाता है घमंडी, हाँ, कैवेलियर है, घमंडी। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है। कैवेलियर मतलब घमंडी, लापरवाह, किसी की न सुनने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल, जो बिल्कुल शांत हो, है ना, हम्बल हो, सबसे अच्छे से पेश आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिखा दिया हुआ है कि मस्ट के बाद बीइंग को रिप्लेस करना है। क्या आएगा यहाँ पे, एक बात बताइए कि मस्ट है, अभी मस्ट के बाद बी आ सकता है, बी तो है नहीं, मस्ट बी किल्ड, समवन मस्ट बी किल्ड हो सकता था, या तो फिर हो जाएगा हैव बीन किल्ड। क्योंकि यदि मस्ट रहता सिर्फ, अब बीइंग ये सब कुछ नहीं रहता, तो यहाँ किल्ड ना होके किल होता है, क्योंकि मस्ट शुड ये सब सब भी1 लेता है। यहाँ मस्ट है और यहाँ बीइंग की जगह पे रिप्लेस करना, तो हैव बीन आ जाएगा, हैज बीन नहीं होता है। मस्ट के साथ बी लग सकता है, बीन नहीं लग सकता है, बीन नहीं लगता है, हैज बीन नहीं लगता है, तो एक ही रहा है हैव बीन। मस्ट के साथ बीइंग तो लग ही नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें है सेम ही है कि भाई, अब देखिए दे हैड बीन एनफ ऑफ द लगा हुआ है। अब द के बाद क्या आएगा, द देम तो आएगा नहीं, द के बाद देम आएगा। द डिजर्ट ऑलरेडी, ये हो सकता है। द ऑफ नाइफ्स, द के बाद तो ऑफ नहीं ना आएगा, द ऑफ नाइफ्स हो सकता है। दे हैड सीन एनफ ऑफ द ऑफ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेजर्ट ऑलरेडी। नो नंबर, नो नंबर के बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ होता है, नंबर ऑफ नाइफ्स वुड हैव टेम्पटेड देम टू कम टू स्टेप फादर। तो वाई जेड एक्स हो जाएगा, वाई जेड एक्स कौन है, ये वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे एक एक करके ना जोड़ना पड़ता है। एक इसमें क्या है, एक वो दे रखा है पैसेज, और पैसेज के हिसाब से बनाना है। तो पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। द फ्लोरा एंड फेuna ऑफ कूबन पार्क, कूबन पार्क कोई पार्क है, वहाँ की चर्चा चल रही है कि फ्लोरा, फ्लोरा में पेड़ पौधा और जीव जंतु होता है। फ्लोरा एंड फेuna ऑफ द कूबन पार्क capture our attention more than anything else. But even you take time to look closely at the statue, you will marvel at its, marvel माने आश्चर्यचकित हो जाओगे, at its sheer grandeur माने भव्यता पर, इसका जो लाजवाब भव्यता है उस पर मार्वल्ड हो जाओगे। स्कल्प्टेड मतलब ये कैसे स्कल्प्ट हुआ है, किसके द्वारा, सर थॉमस ब्रॉक के द्वारा।
11 फीट का हाई मार्बल स्टेचू है, लार्जर देन लाइफ। मतलब क्या होता है कि बहुत झकास लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इट ब्रिंग्स आउट द पर्सनालिटी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। एक किसकी पर्सनालिटी को ब्रिंग्स आउट करता है, तो क्वीन विक्टोरिया की पर्सनालिटी पे बना हुआ है। हु हैड बीन मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1837 टू 1901। वो राजा थी ग्रेट ब्रिटेन की 1837 से 1901 तक। डिपिक्टिंग अ रेदर प्राउड अस्टेंड पर्सन विथ प्रोनाउंस्ड फीचर। जो डिपिक्ट करता है, ये जो कहा गया, ये जो इनका ग्रीन ग्रीन मतलब ये क्या बोलता है, क्वीन विक्टोरिया का जो ये स्टेचू है वो डिपिक्ट करता है बिल्कुल प्राउड और अस्टैंड पर्सन विथ अ प्रोनाउंस्ड फीचर। अब देखिए आगे क्या है। 1906 में स्टेचू जो है अनवेल किया गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, इन द सिटी ऑफ, इन द सिटी में किसके द्वारा, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट, पूरा ही नाम है उसके द्वारा। वो कौन है, तो इसे डैश दे के लिखा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स है वो। और डक, डक में होता है राजपुरुष। कहाँ का है डक, डक ऑफ कॉर्नवेल और यॉर्क का, ठीक ना। मेकिंग इट स्टैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी इन इट्स 111th ईयर। इवन दो हालांकि देयर इज अ वेल्थ ऑफ हिस्ट्री टू द स्टेचू, ठीक ना, स्टेचू का वेल्थ ऑफ हिस्ट्री है, बहुत अच्छा हिस्ट्री है। एंड इट वाज मेड टू अपीयर इम्पोजिंग, द बीजी बेंगलुरियंस would probably refer to it as just another landmark, as the workers are busy in a discussion on the instruction given to them. Life continues as usual in the park। तो यही था, इस पे जो क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे। क्या कर रहा है, बेंगलोरियन वुड रेफर टू द क्वीन विक्टोरिया स्टेचू एज, कैसे बेंगलोरियन इसको दिखाता है, द बीजी बेंगलोरियन शुड प्रोबेबली रेफर टू इट एज जस्ट अनदर लैंडमार्क। लैंडमार्क की तरह दिखाता है, तो ये आंसर हो गया कि अरे जो बीजी बेंगलोरियंस है इसको स्टेचू को कैसे दिखाता है, लैंडमार्क की तरह, कि अरे वो वहाँ पे है ना विक्टोरिया का स्टेचू, वहाँ से ऐसे जाना है वैसे जाना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। ले, ये क्वेश्चन ही अलग आ गया। अब देखिए, ये है कि विल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन के लिए एन आया है, ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए ये आया है, ठीक है। कैरिज करता है निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेज, न्यूट्रल न्यूट्रल है, तो ठीक है, चौथा नंबर हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर से आ गया वो क्वेश्चन, क्या है जो, देखिए क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया रूल ग्रेट ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि क्वीन ग्रेट ब्रिटेन, जो क्वीन विक्टोरिया है वो हैड बीन द मोनार्क, जो राजा थी ग्रेट ब्रिटेन के, कब से कब, 1837 से 1901 तक। कितना साल हुआ, तो जोड़िएगा, 1901 में से 37 घटाइएगा तो 64 साल आएगा, तो 64 साल के लिए वहाँ की मोनार्क थी। नेक्स्ट देखते हैं। ये है कि सी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड हिम। अब देखिए वुड लगा हुआ है, तो वुड के बाद हैव लगता है ना, वुड के बाद हैव लगेगा, वुड हैव लव्ड हिम, वुड हैव लव अमित। उसको और पापा को, अमित को प्यार करना चाहिए था, वो लोग किया ही नहीं, इसलिए बिगड़ के छाया हो गया, इस सेंस में ही जा रहा है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। द बिग स्टोन मोन्यूमेंट वाज द ओनली, जो बड़ा सा स्टोन मोन्यूमेंट है, कह रहा है कि कोई पत्थर का बना हुआ मोन्यूमेंट है। मोन्यूमेंट मतलब स्मारक कह सकते हैं, ठीक ना, मोन्यूमेंट का स्मारक कह सकते हैं। वाज द ओनली क्या होगा, लॉस्ट ट्रैवलर रिमेम्बर्ड। तो ये लैंडमार्क है कि कोई यदि भूल जाता है ना, तो ये जो बड़ा वाला स्मारक है ना, वो सबके लिए एक लैंडमार्क की तरह हो जाता है, लैंडमार्क। द ओनली लैंडमार्क द लॉस्ट ट्रैवलर रिमेम्बर्ड, कि जो ट्रैवलर जो भूल जाता है वो याद रखता है कि अच्छा ये बड़ा बड़ा स्मारक तो था, तो उस सेंस में है।
नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट या क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, पवित्र रहना, उसको क्या कहते हैं? सेंसिटिव, पवित्रता। अवेरिस माने लालच होता है, और पर्सी मनी मतलब कम पैसा होना। बेसनेस मतलब क्या होता है? कोई बेस ही नहीं है, आधारहीनता, बेसनेस। अच्छा, ये बेसनेस और बेसलेस अलग चीज होता है। बेसनेस क्या है? जो देखिए, एक होता है बेसलेस, जितने वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो बेसलेस है, उसका कोई मीनिंग्स नहीं है। ये बेसनेस है, बेसनेस मतलब उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, उसका कोई अपना मूल सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन व्यक्ति जिसको कहते हैं वो बेसनेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें खोजना है आपको हाइपोथिस्ट, हाइपोथिस्ट सिचुएशन है, हाइपोथिस्ट का स्पेलिंग क्या होगा? तो ये हिप्नोटिस्ट, हिप्नोटिस्ट का स्पेलिंग क्या होगा, सॉरी। तो ये देखिए हिप्नो टी वाई लिखा हुआ है, यहाँ वाई ना हो गया आई हो जाता है, हिप्नोटिस्ट होता है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, उनको ये सब गुण से दिखाया गया है पैसेज में, एक्सेप्ट कोजी को छोड़ के। अब देखिए क्वीन विक्टोरिया के बारे में चर्चा है, कहाँ है? Queen Victoria, who had been the monarch of Great Britain in 1800, depicting a rather proud, austere person with pronounced feature, ये लिखा हुआ है ना? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया who had been the monarch of Great Britain 1837 से 1901 तक, depicting a rather proud, austere person with pronounced feature, pronounced feature थी, स्टैंड थी, प्राउड थी, जेनेरस नहीं लिखा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, द एयरलाइन वाज अनएबल टू गिव अस अ रीजन फॉर द, एयरलाइन हमको रीजन देने से मतलब अनेबल है, वो देने में असमर्थ है कि डिपार्चर में डिले क्यों हुआ। तो इन क्या हो जाएगा, इनएक्सप्लिकेबल, डिपार्चर में जो डिले हुआ उसके बारे में। इनविजिबल जो दिखे ना वो तो नहीं होगा, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके ये भी नहीं होगा, इनडिविजिबल जिसको काटा ना जा सके ये भी नहीं होगा, तो इनएक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन करने में वो लोग असमर्थ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसी में है, एक क्वेश्चन आया है, तो बताओ कि कितने पीपल जो है अनवेल किए क्वीन विक्टोरिया के स्टेचू को कूबन पार्क में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टेचू वाज अनवेल्ड इन द सिटी बाई, किसके द्वारा? जॉर्ज फ्रेडरिक के द्वारा अनवेल किया गया। पूरा नाम है जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट। वो कौन था? प्रिंस ऑफ वेल्स था और डक ऑफ कॉर्नवेल एंड योक था। तो ये क्या आदमी ना है, तो वन आदमी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है क्वीन विक्टोरिया के स्टेचू के बारे में? इट इज मेड ऑफ मार्बल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। सही था, कहीं तो लिखा था वो एडविन मोनार्क ऑफ द स्टेचू बाय, ठीक है। फ्लोरा एंड फ्योना को पर capture on attention more than anything else, but when you take time to look closely at the statue you will marvel at its sheer grandeur। हम्म, हाँ ये देखिए, सर थॉमस ब्रोक द 11th फीट हाई मार्बल स्टेचू, ये मार्बल का बना हुआ है तो ये तो सही है। 11 फीट भी सही है, टॉल, इतना ईयर्स ओल्ड है, ये भी लिखा हुआ था ना कहीं तो, कि इट इज 111 ईयर्स ओल्ड, तो ये देखिए लिखा हुआ है इट्स ग्लोरी इन इट्स 111 ईयर। ठीक है, इट इज स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क। अब क्वीन विक्टोरिया पार्क का चर्चा नहीं है यहाँ, कौन सा पार्क है? कूबन पार्क का चर्चा है, कूबन पार्क हो जाएगा, एक फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एट दिस मोमेंट दैट
टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द बॉल। क्या कर रहा है कि इस मोमेंट पर क्या हुआ ना कि जो डोर था, वो जो डोर था टेरिबल मतलब बुरी स्थिति में जो डोर था, बर्स्ट नॉइजली ओपन, बहुत तेजी से खुला आवाज करते हुए, और बैंग्ड किया मतलब बहुत जोर से टकराया, बैंग्ड विथ द वॉल, फोर द वॉल नहीं, बैंग्ड विथ द वॉल, दीवार से जाके टकरा गया। तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा, यही था। तो ये था पूरा सेट, कुछ कुछ क्वेश्चन, बाकी कुछ और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।